हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्स समझाई गई है और आज कई देशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड मैप में, तो एंड तक आपको देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप जानते हो प्रथा के अनुसार लास्ट डे का रिविजन कराया जाता है 1 मिनट में, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हरियाणा सरकार ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभी 35वां राज्य बन गया है इसको अपने राज्य में लागू करने वाला दिल्ली। इसकी शुरुआत इस योजना की 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से नौलेन गुरेर संदेश भी शामिल हैं। और माधोपुर घेड़ मेले का आयोजन अभी गुजरात में किया गया। COP30 का आयोजन इस बार ब्राजील करेगा, मेजबानी ब्राजील करेगा, नवंबर में होगा COP30। लेकिन उससे पहले इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि एक क्लाइमेट चेंज काउंसिल स्थापित किया जाए। कल की वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर देखना, उसमें जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के आयोजन प्रमुख हुए हैं उसका मैंने रिवीजन करवाया हुआ है। आप कल की वीडियो जरूर देखना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया सुदर्शन पटनायक जी को। उड़ीसा के हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में जो हुआ उसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड था, एक सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके अलावा अभी अप्रैल 2025 में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस अरुण पल्ली पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका के बीच में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी को श्रीलंका ने सम्मान भी दिया है, मिथ्या विभूषण। वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये कानून बन गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? उम्मीद, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन, सीआरपीएफ ने अपना कौन सा शौर्य दिवस मनाया? कब? 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल यानी आज सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है और ये अपना इस बार 60वां शौर्य दिवस मना रहा है। इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में सीआरपीएफ एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आप जानते हो, भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो सीआरपीएफ में ना 1965 में क्या हुआ था कि एक दुर्घटना हुई थी, ठीक है। 1965 में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने जब अटैक कर दिया था अचानक से, तो सीआरपीएफ के जवान वहां पर मोर्चा संभाले थे और इसमें कुछ जवान शहीद भी हो गए। उन्हीं की बलिदान को याद करते हुए और तब से आज तक जितने भी सीआरपीएफ के जवान जो अपना जीवन दान करते हैं देश के समर्पण के लिए और तरह तरह के मतलब कि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं अपने अभियानों में, तो उन सब को यहाँ पर याद किया जाता है इस शौर्य दिवस पर, ठीक है। तो 1965 ये मतलब कि शुरुआत का वो है कि कारण है, और उसके बाद तो तब से लेकर आज तक सीआरपीएफ ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए, जैसे अभी आपने देखा जो 2016 में पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी 40 से ज़्यादा जवान शहीद जो हुए थे, है ना। तो ऐसे सभी सीआरपीएफ के जवानों के लिए समर्पित दिवस होता है। तो सीआरपीएफ ने 60वां शौर्य दिवस मनाया है, इसे वीरता दिवस भी कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विपुल कुमार ये हैं इसके महानिदेशक। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्स क्यों रखी जाती है? जब मिलिट्री है तो पैरामिलिट्री क्यों रखी जाती है या अर्धसैनिक बल क्यों रखे जाते हैं? इसको मैंने एक दिन समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो, यूएन के कुछ रूल हैं, यूनाइटेड नेशन के कुछ नियम हैं कि देशों के पास कितनी सेनाएं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ देश जो होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है, या कई देशों से वो मतलब उनका बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, तो इसको लेकर के उतनी मिलिट्री इनफ नहीं होती है। अगर केवल थल सेना, वायुसेना और नौसेना ही रहे अपनी, तो क्या हम लोग सभी मामलों से जूझ पाएंगे? आप देखो कि 2 फ्रंट वार अभी ही देखना पड़ रहा है, बांग्लादेश बीच बीच में कूद पड़ता है, तो हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हैं। इसके लिए और इसके अलावा आंतरिक गतिविधियां भी बहुत सारी होती हैं, देश के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अराजकता होते हैं, उनको भी संभालना होता है। इसके लिए फिर क्या किया गया कि चलो मिलिट्री तो नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग अर्धसैनिक बल रख सकते हैं, पैरामिलिट्री रख सकते हैं। तो भारत ने क्या किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाए और इसके लिए भारत ने ना सीएपीएफ बनाया, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स।
ये जो होता है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। ये बात ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और जो सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये क्या होती है, किसके अंतर्गत आती हैं? ये रक्षा मंत्रालय के तहत आती हैं। अगर रक्षा मंत्रालय का कोई सैनिक, या कहें कि मतलब थल, नौ और वायु सेना का कोई सैनिक अगर युद्ध लड़ते समय वीरगति को प्राप्त होता है, तब उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और उसे वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो शहीद के लिए एक डेडिकेट की गई रहती हैं। इसके अलावा उनको शहीद के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगर कोई जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तो इसके थ्रू जो शहीद को मिलने वाला बेनिफिट्स है वो सब नहीं मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर रहे। अच्छा, ये हो गया गृह मंत्रालय के तहत। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि उसमें उनका पेमेंट का स्केल या पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। रक्षा मंत्रालय वालों का, गृह मंत्रालय वालों का अलग होगा। उनका रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन स्कीम होगा वो अलग होगा, इनका अलग होगा, इनके लिए अलग रूल होगा। बहुत सारे अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। टोटल 7 या 8 प्रकार की अभी सीएपीएफ है, जिसमें आपको बीएसएफ दिख जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी दिख जाएगा, ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल दिख जाएगा, एआर, सीआईएसएफ दिख जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ दिख जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? आईटीबीपी, इन सब, ये आपका जो एनएसजी होते हैं इसी के तहत आते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एसएसबी मिल जाएगा आपको, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ये सभी आते हैं गृह मंत्रालय के तहत, जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। हाल ही में किसने लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किया? लिस्बन, लिस्बन किसकी राजधानी है? लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किए हैं, मतलब कि वहां का एक प्रकार का ऑनर है, सम्मान है। किससे मिला है? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, तस्वीरें भी देख पाओगे, उनके मेयर के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार, या कहें सम्मान एक प्रकार का। तो पुर्तगाल की राजधानी के लिस्बन शहर की मानद नागरिक इनको बनाया गया है। अब ये वहां की मानद नागरिकता पा गई है, ठीक है, ये सम्मान में दिया जाता है। पिछले 27 वर्षों के बाद पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति पुर्तगाल की यात्रा पर गया हो। अभी पुर्तगाल की यात्रा पर हैं 7 अप्रैल को, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाल ही में निम्न में से किस देश पर भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा की? तो आप याद रखना कि पुर्तगाल का दौरा इन्होंने किया हुआ है। 2025 में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ हो रही है, तो इसलिए भी आपको पुर्तगाल याद रखना है। ओके, और 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया के 2 देशों की यात्रा पर अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई हैं। पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी लिस्बन होती है, मुद्रा इसकी यूरो होती है, और इसके राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रुबोलो डी सूजा। ओके, कहां पर है? वर्ल्ड मैप में देखिए लोकेशन, ये यूरोप है। यूरोप में आप देखोगे ना, बड़ा बड़ा देश तो आपको पता होगा, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये यूके हुआ, डेनमार्क हुआ, ससुराल हुई, इसके अलावा ये स्पेन हुआ, ये हुआ अपना पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है ना, यहीं से आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है यहीं से आया था, ऐसे नीचे नीचे होते होते अफ्रीका से, तब जाकर के कालीकट केरल पहुंचा था, है ना। यहाँ पर इंडिया का मैप नहीं दिखेगा क्योंकि यूरोप का दिखाने के लिए, नहीं तो यूरोप नहीं दिखता, फिर यहाँ पर पुर्तगाल नहीं दिख पाता। तो याद रखना, लिस्बन इसकी राजधानी है, लिस्बन, ठीक है, और स्पेन बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी करंट अफेयर वगैरह की ई बुक आप एमजीटी पर ले सकते हो। केंद्र सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा का कौन सावा संस्करण शुरू किया गया? पोषण पखवाड़ा, तो केंद्र सरकार ने अभी पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण शुरू किया है। ये 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़ा अगर और शुद्ध हिंदी में बोले तो पक्ष। पक्ष को अगर आप कैलेंडर में सुनते होगे तो 2 पक्ष सुनते होगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये क्या होता है? और थोड़ा सा आसान करते हैं, आपने सुना होगा ना, काली रात उजाली रात, सुना है? एक्चुअली में ये चंद्रमा की कलाओं पर ये आधारित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब जब चंद्रमा जो है वो कम होता रहता है, कम होते होते बढ़ता है अमावस्या की तरफ, तो काली रात होती है। और फिर शुक्ल पक्ष वो होता है जब वो उजाले की तरफ बढ़ता है ना। तो ये 15-15 दिनों का होता है, तो इसे पखवाड़ा बोलते हैं।
ये टर्म है कैलेंडर का। जैसे दिन हुआ, सप्ताह हुआ, फिर पखवाड़ा होता है, फिर उसके बाद महीना होता है, फिर अर्धवार्षिक होता है, फिर वार्षिक होता है ना, या 3 महीना वाला होता है, मौसम कह सकते हो। तो ऐसा कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि बताइए सही क्रम क्या होगा। तो पखवाड़ा याद रखना, 15 दिन के आसपास को पखवाड़ा कहेंगे, ठीक है ना। तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में ये जो पखवाड़ा चलेगा, इसे पोषण पखवाड़ा का नाम दिया गया है। पोषण पखवाड़ा मतलब ये कि पोषण पर हम लोग ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, न्यूट्रिशन पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। तो पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है, हेल्दी प्लेट, माई हेल्दी प्लेट नाम से कैंपेनिंग करके। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे शुरू करने के लिए घोषणा की हुई है। पोषण अभियान को पीएम मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू के जिले में शुरू किया गया था पहली बार, ठीक है। इस बार क्या है भाई, 7वां संस्करण है। इस बार 7वां संस्करण है, राजस्थान के झुंझुनू में पहली बार 2018 में शुरू किया गया था, याद रहेगा। आगे, हाल ही में कौन से टी20 क्रिकेट, किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया सबसे तेज? तो 13,000 रन सबसे तेज बनाए हैं विराट कोहली भाई, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ही हैं, बाकी ऑप्शन में तो आपको कोई ऐसा नजर आएगा नहीं। विराट कोहली ये दुनिया के 5वें बन गए हैं जो टी20 में 13,000 प्लस रन बनाए हैं, लेकिन सबसे तेज बनाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। और भारत में अगर केवल बात की जाए तो भारत में ये 13,000 रन बनाने वाले टी20 में पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। विश्व के 5वें हैं। इनसे पहले क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस, फिर एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड, ये सब 13,000 प्लस रन बना चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, सब के सब रिटायर हैं, केवल यही हैं जो अभी भी खेलते हैं क्रिकेट। विराट कोहली 13,001 रन ये कंप्लीट कर चुके हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इन सबको जल्दी ही ये पीछे करेंगे। तो आरसीबी में ये आप जानते हो, आरसीबी से ये खेलते हैं आईपीएल भी, तो उसी दौरान इनका ये पूरा हुआ है और दुनिया के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर हैं। टी20 इंटरनेशनल में बात की जाए तो उसमें भी इनका नंबर सबसे हाईएस्ट ही रहता है, सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड रहता ही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआईएम, इसके 6वें महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको याद होगा ना, पिछली साल सितंबर में सीताराम येचुरी का निधन हुआ था, सीताराम येचुरी का निधन हुआ था, येचुरी। तो वो महासचिव हुआ करते थे सीपीआईएम पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो मार्क्सवादी, तो उसी पार्टी जब वो चले गए तो उसके बाद से फिर पद खाली ही था, परमानेंट वाला। तो अब यहां पर नियुक्त किया गया है किसे? नियुक्त किया गया है एम ए बेबी को। एम ए बेबी, ये है एम ए बेबी, कहीं से भी बेबी लग रहे हैं ये, चलिए। तो एम ए बेबी इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआईएम। तो ये महासचिव नियुक्त किए गए हैं। 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में पार्टी का कांग्रेस आयोजित किया गया और ये वहां पर हुआ। देखो, सीपीआईएम पार्टी में ये सर्वोच्च पद होता है, अध्यक्ष से बड़ा कौन सा पद होगा? सीपीआईएम पार्टी अगर आपको याद हो तो केरल में जो सरकार है पिनराई विजयन की, किस पार्टी की है? सीपीआईएम की ही पार्टी है ना। प्रकाश करात की ये जगह लिए हैं। प्रकाश करात जो है सीताराम येचुरी के जाने के बाद ये टेम्पोररी रूप से या कहें कि अंतरिम रूप से ये समन्वयक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन परमानेंट नियुक्ति नहीं होती। तो टेक्निकली देखा जाए सीताराम येचुरी के बाद इनका अध्यक्ष का पद का कार्यकाल इन्हीं का शुरू होने वाला है। किसका? मरियम अलेक्जेंडर बेबी का, एम बेबी का, एम ए बेबी का, ठीक है। चलिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1964 में हुआ था, जब मार्क्सवादी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब टूटी तो उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी निकली, तो उसी का ये 1964 में गठन माना जा रहा है। अगला, हाल ही में आईएनएस तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ पासएक्स का आयोजन किया? पासएक्स जो है ये एक पैसेज एक्सरसाइज होता है। पैसेज एक्सरसाइज कभी भी हो सकता है, किसी भी देश के बीच हो सकता है जो अपनी समुद्री सेना रखता हो। तो देखो, भारत और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में पासएक्स किया है। पासएक्स एक प्रकार का समुद्री में गतिविधियां जो होती हैं, समुद्री लुटेरे ना आ पाए या कैसे कोई अगर तूफान आ जाए, मतलब छोटा मोटा, इसमें किसी बड़े प्रकार का सैन्याभ्यास नहीं होता है ना। जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज होता है, पास एक्सरसाइज, ठीक है। तो कोई बड़ा नहीं होता है। तो भारत और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में पास एक्सरसाइज किया है। पास एक्स को आप किसी भी देश के साथ देख सकते हो, भारत इंडोनेशिया का भी कर लेगा, भारत और कोई कर ले। ये हुआ जैसे कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग हुआ, है ना। तो पेट्रोलिंग भी, वो पेट्रोलिंग के लिए उद्देश्य होता है। जो सेनाओं के बीच होता है अभ्यास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सेनाओं के बीच जो होता है, जैसे नौसेना, भारत की नौसेना और किसी और देश की नौसेना जैसे लड़ी अगर या जा करके, तो वहां पर उद्देश्य होता है कि किसी देश के खिलाफ काउंटर अगर करना हो तो कैसे मिल करके लड़ेंगे, है ना। चलिए खैर, अदन की खाड़ी में यह हुआ। पासेक्स, आईएनएस तरकस भारत का था जो इसमें हिस्सा लिया। आईएनएस आप जानते हो इंडियन नेवल शिप होगा, तो ये न्यूजीलैंड सेना के साथ यहाँ पर हुआ। न्यूजीलैंड की तरफ से HMNZS ने यहाँ पर हिस्सा लिया। खैर, इस अभ्यास में क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग, सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास, ये सब शामिल थे। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी होती है और इसके प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। इनका याद रखना नाम, क्योंकि ये अभी आए थे 10वें रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग जो हुआ था ना, 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ही होता है हर बार। उसके ये मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। इनका नाम याद रखना, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी होती है। मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ। आप मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आओगे और नीचे आओगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद भी एक और महाद्वीप पड़ेगा और उसका नाम होगा जीलैंडिया महाद्वीप, जो 8वां महाद्वीप के नाम से अब जाना जा रहा है। तो जीलैंडिया महाद्वीप, वैसे तो उसका 95% हिस्सा जो है वो जलमग्न है, लेकिन 5% हिस्सा उभरा हुआ है और उसी 5% हिस्से में है एक देश न्यूजीलैंड। पहले इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही काउंट किया करते थे, लेकिन अब इसे जीलैंडिया महाद्वीप में काउंट किया जाता है। न्यूजीलैंड ये रहा, इसकी राजधानी वेलिंगटन, मैंने आपको बताया। क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। अगला, ये कुछ और एक्सरसाइज है, इनका रिवीजन करेंगे। टाइगर ट्रम्प जो है भारत अमेरिका के बीच में हुआ, आंध्र प्रदेश और बंगाल खाड़ी में। इनियोचस, ये बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है ना। इसमें भारतीय सेना भाग ली है, ग्रीस में आयोजित किया गया। इंदिरा, इंडिया और रसिया के बीच में हुआ, तो भारत और रूस के बीच में चेन्नई तट पर। कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने किया। और एआई केमी, ये भारत और 10 अफ्रीकी देश ने मिलकर किया। वरुण, भारत फ्रांस ने किया। खंजर 12, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन बहुपक्षीय था, प्रशांत महासागर में हुआ। जापानी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीता? जापानी ग्रैंड प्रिक्स, देखो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो है फॉर्मूला 1 रेस है, इसको भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन लगातार 4 बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। देखो अब फिर से ग्रैंड प्रिक्स शुरू हुआ है, साल भर चलेगा, ठीक है। साल भर क्या मतलब कि ये चलता है अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर तक चलता है। और इसमें लगभग 23-24 रेस होती हैं पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर। मैक्स वर्स्टैपेन पिछले 2-3 बार से ये जीतते ही आ रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, मतलब रेडबुल के ड्राइवर हैं, और इन्होंने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है, F1 रेस, ठीक है। तो इस सीजन की इनकी पहली जीत हो गई है। खैर, होंडा इंजन के साथ रेडबुल की अंतिम ये रेस थी। और ये मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेडबुल है। सबसे ज्यादा अगर रेस पूछा जाए किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा रेस जो है ये किसने जीता है भाई? सबसे ज्यादा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये इकलौते खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कहोगे ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर थे, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, लेकिन 2-3 साल से इनको कोई टोना लगा दिया है। तो लुइस हैमिल्टन जो है 100 से ज्यादा जीत चुके हैं। अगला, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, OIJIF, इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इसके सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सतीश चौवा। सतीश चौवा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड अपॉइंट्स सतीश चौवा एज ए सीईओ। ओमान इंडिया ज्वाइंट फंड क्या है? ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये एक प्रकार से ओमान और इंडिया के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप करता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एक प्राइवेट वेंचर ही है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व करती है, लेकिन ये एसबीआई के साथ मिलकर काम करती है। एसबीआई के द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाता है कि लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट इसमें करें, जिसके थ्रू भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट हो पाए, ठीक है। तो ओमान एक देश है, ओमान की राजधानी होती है मस्कट, सुल्तान है यहाँ के हैथम बिन तारिक, मुद्रा यहाँ की ओमानी रियाल होती है। भारत से अगर ओमान की दूरी देखोगे तो मात्र 2-3 घंटे की है। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही आपको गल्फ कंट्रीज में
ओमान दिख जाएगा, ठीक है, यूएई से भी पहले। तो ये ओमान है। ओमान की राजधानी होती है मस्कट, जो कि यहीं पर है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये गल्फ ऑफ ओमान है। इधर फारस की खाड़ी यानी कि पार्सियन गल्फ है, और इसे अरेबियन गल्फ भी कहते हैं। अब चूंकि ये खाड़ी है, तो खाड़ी के आसपास के जो देश होंगे वो खाड़ी देश कहलाएंगे, ठीक है। और अरब सागर के बगल में है तो इसे अरब देश भी कहते हैं, ठीक है ना। सऊदी अरब का नाम, इसके अलावा अरेबियन सी के नाम पे, अरब सागर के नाम से सऊदी अरब का नाम पड़ा। अरब सागर से ही आसपास के देश अरब देश कहलाए। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं। अरुण पल्ली को भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। सोहनी राजोला एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक बनी। स्वामीनाथ एस अय्यर ये आईआरडीएआई के अध्यक्ष बने। पूनम गुप्ता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं, अच्छा ये सदस्य बने हैं पूर्णकालिक। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है। निधि तिवारी को पीएम मोदी का निधि सचिव बनाया गया है, और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। एसके मजूमदार ये केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे। अगला, हाल ही में लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन हो गया। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राम सहाय पांडे एक लोक नर्तक थे और इनका निधन हो गया है। इनको साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। भारत का चौथा नागरिक सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने राई नृत्य याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड थी ये, क्योंकि राई नृत्य को एक कलंकित कला से एक सम्मानित कला में इन्होंने बदला था। अपने परफॉर्मेंस की वजह से एक नई पहचान दिलाई थी। खैर 2022 में इनको इनके कामों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनके डांस के लिए, इनके राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए। फिर 1980 में, इससे पहले इनको नृत्य सम्राट की उपाधि भी मिल चुकी थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय लोक संस्कृति की एक महान ये क्षति है, ठीक है। खैर पिछले दिनों में और भी जो कुछ प्रमुख निधन हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे। जैसे मनोज कुमार जी, जो कि दिग्गज फिल्म अभिनेता थे, निर्माता थे, निर्देशक भी रहे। 1992 में पद्मश्री भी पाए थे। इनका निधन हो गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिला था। रमाकांत रथ जी का निधन हुआ। ये ओडिया कवि और पूर्व आईएएस अधिकारी थे। हिम्मत शाह का निधन हुआ, प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। मायाधर राउत ओडिसी नृत्यांगना, इनका निधन हुआ। सुकरी बोम्मा गौड़ा कन्नड़ लोक गायिका थी, इनका निधन हुआ। सैम्स नुजोमा नामीबिया के संस्थापक पिता थे, फाउंडिंग फादर थे, इनका निधन हुआ। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका निधन हुआ। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार, इनका निधन हुआ। केएम चेरियन विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, इनका निधन हुआ। ज्यादातर देखो लोक कलाकार, लोक संगीतकार, गीतकार या नृत्यकार ये सब हैं जिनका निधन हुआ है, जिनको सम्मान भी मिला है। जिनको नागरिक सम्मान मिला है उनका निधन हुआ है, तो उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं, आपके लिए लाता जरूर हूं। आप उसको याद कीजिए। 8 अप्रैल 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 2025 को इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई। इस योजना के हो गए हैं 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला लोन है, कोलेटरल फ्री लोन, जो सरकार देती है, सरकार मदद करती है कि लोग अपने उद्यम को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए 4 चरणों में दिए जाते हैं लोन, है ना। अभी उस पर हम लोग आएंगे, पहले इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। खैर 10 वर्षों में कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो रही हैं कि टोटल 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक लोन दिया जा चुका है, जिसमें से टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो 32.61 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है। सूक्ष्म से लघु की ओर बदलाव किशोर ऋणों की हिस्सेदारी में 2016 में 5.9% से बढ़कर 2025 में 44.7% तक हो गई है। जो सूक्ष्म उद्योग है वो अपना बढ़ा करके माइक्रो से मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई थी। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। 20 लाख रुपए तक का टोटल कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। कैसे मिलता है इसको देखते हैं। देखिए इसमें कई चरण बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया पहले शिशु लोन। शिशु जो है, शिशु के तहत नए उद्योगों को 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। फिर किशोर लोन दिया जाता है, लेकिन किशोर लोग उनको मिलता है जिनको शिशु लोन मिला हुआ होता है। शिशु लोन मिलेगा, उसको पूरा चुकता कर दोगे तब मिलेगा किशोर लोन। तो इसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर तीसरा आता है तरुण लोन। अब आप और अपनी इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच का लोन ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप इसका पूरा पूरा चुकता कर दिए होंगे तब।
फिर आता है तरुण प्लस। ये तरुण प्लस में क्या होता है कि 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए तक का दिया जाता है, यानी कि 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो सरकार से अपने उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन तब जब आप ये वाला पूरा चुकता कर दिए रहोगे तब। ठीक है ना। तो ये शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, ये इसकी कैटेगरीज हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे कैटेगरी भी पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सी योजना, इनमें से कौन सा जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नहीं है, तो उसमें शिशु, किशोर, तरुण और वरुण दे देगा, है ना। एक ऑप्शन वही आपको चुनना होगा। खैर ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कीजिए, एक प्यार सा कमेंट छोड़ दीजिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप पहले कल के क्वेश्चन का आंसर करते जाइए। कल मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य कितने हैं, तो भाई 125 तो हैं, लेकिन एक माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, तो टोटल 124 सदस्य हो जाएंगे। एक अभी बाहर हो गया है, ठीक है ना। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। आज आपको क्या बताना है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में पुरुष वर्ग के लिए पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, इसमें कौन सा राज्य है जो शामिल नहीं है पीएमजेएवाई योजना में? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना मन होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।